लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसके अंतर्गत शासन की शक्ति का प्रयोग सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा अपने नागरिक के लिए उन सब सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। अपने मूल रूप में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा सदैव विद्यमान रही है, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया गया। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाने के पीछे कुछ कारण थे राज्यों के द्वारा जो अपनाई गई। उसमें से पहला कारण था व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्तिवाद के विरुद्ध आया। 19वीं शताब्दी में यूरोप के जो देश थे वहाँ औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप और व्यक्तिवादी विचारधारा को अपनाने के कारण राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया, जिसका परिणाम ये निकला कि जो अधिकांश समाज का बहुसंख्यक वर्ग था उसका पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया गया और मज़दूरों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में मज़दूरों की भलाई के लिए कुछ कानून बनाए गए और यहाँ ही से राज्य की लोक कल्याणकारी धारणा का उद्भव हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के पीछे दूसरा कारण है मार्क्सवादी साम्यवाद का भय। कार्ल मार्क्स ने 1848 में साम्यवादी राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करा और उसके आधार पर सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति हुई। 1949 में चीन में क्रांति हुई। मार्क्सवादी विचारधारा ने ये प्रतिपादित करा कि पाश्चात्य या पश्चिमी देशों में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें कुछ लोगों का ही हित हो रहा है और बहुसंख्यक वर्ग है उसका शोषण किया जा रहा है। पश्चिमी देशों ने ये महसूस करा कि यदि उन्हें अपनी लोकतंत्र शासन व्यवस्था को बनाए रखना है और साम्यवाद से अपने देश को बचाना है, साम्यवादी विचारधारा से, तो यह आवश्यक है कि वहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के उदय के पीछे तीसरा कारण ये है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का प्रचलन। मार्क्सवाद के भय के कारण पश्चिमी देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली में परिवर्तन किए और यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का उदय हुआ। और लोकतांत्रिक समाजवाद यह चाहता था कि शांतिपूर्ण और वैध उपायों से सामाजिक परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के समर्थक राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था मानते हैं और वे मानते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य किए जाने चाहिए। इन सब कारणों से 20वीं शताब्दी में लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं हमने कहा कि जैसे कि पूर्व में बताया कि लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जो कि व्यक्ति के विकास के लिए समस्त कार्य करना चाहता है। लोक कल्याणकारी राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली विशेषता है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य के उद्भव का प्रमुख कारण ये था कि पश्चिमी देशों में पूंजीपतियों के द्वारा राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नीति अपनाए जाने के कारण बहुसंख्यक वर्ग का पूंजीपतियों के द्वारा शोषण किया जा रहा था। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उदय हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के बहुसंख्यक वर्ग को न्यूनतम उसकी जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करना था। लोक कल्याणकारी राज्य का ये मानना था
कि सभी व्यक्ति जो जनसाधारण है उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए और उनको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी गई लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी से तात्पर्य है कि राज्य का ये मानना था, लोक कल्याणकारी राज्य का, कि राज्य के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए कि ऐसे कानून बनाए गए जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जो वेतन है वो प्राप्त होना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को न्यूनतम उसकी जो बेसिक नीड्स है, न्यूनतम आवश्यकता है, वो उसकी पूरी होनी चाहिए, राज्य के द्वारा उनको पूरी किया जाना चाहिए। और न्यूनतम आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति को यह माना गया कि व्यक्ति को भोजन मिलना चाहिए, उसे रहने की जगह मिलनी चाहिए, उसको वस्त्र मिलने चाहिए और उसको शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत दूसरा ये माना गया कि राज्यों के द्वारा सभी व्यक्तियों को जो कि कार्य करने की क्षमता रखते हों और जो योग्यता किसी कार्य के लिए निर्धारित की गई हो उसको यदि वो पूर्ण करते हों तो सभी व्यक्तियों को रोजगार राज्य के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। ये जो व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं करता, उनके जीवन यापन के लिए भी राज्य के द्वारा रोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा के लिए तीसरा जो होता, आर्थिक सुरक्षा तभी नागरिकों को प्राप्त हो सकती है जबकि संपत्ति और आय का वितरण इस तरह से किया जाए कि असमानता अधिक ना हो या व्यक्तियों के बीच जो संपत्ति संबंधी या आर्थिक असमानता जो खाई है वो कम से कम होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को आय का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की जो दूसरी विशेषता है वो है राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को इस तरह की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि वो अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि उस राज्य के अंतर्गत लोकतंत्र शासन प्रणाली होनी चाहिए। सामान्य तौर पर राजतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत या डिक्टेटरशिप के अंतर्गत व्यक्ति के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होते, लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंतर्गत लोकतंत्र शासन प्रणाली का जो आधार है वो ये है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन संबंधी कार्य किए जाने चाहिए और इस आधार पर जो राजनीतिक शक्ति है वो अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। लोक कल्याणकारी राज्य भी ये मानता है कि शासन कार्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इसलिए किया जाना चाहिए और वो जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए जिससे वो जनता की जो सामान्य इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकें और जो उनकी आवश्यकताएं यदि उनकी वो पूर्ति नहीं करते तो जनता उनको हटा सके। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली शासक वर्ग को जनता के प्रति सदैव उत्तरदायी रखती है कि वो उनके हित के लिए कार्य करे। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य की पहली वो है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। दूसरी नागरिक सुरक्षा के अंतर्गत है कि संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं है डेमोक्रेसी के अंतर्गत जब तक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो। स्वतंत्रता के अंतर्गत यह माना गया है कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसे समूह और संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, उसे जनता की आलोचना करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य यह मानता है कि व्यक्ति को ये स्वतंत्रता प्राप्त होना जरूरी है और इसी आधार पर हम साम्यवादी शासन व्यवस्था और लोक कल्याणकारी राज्य के मध्य जो भेद करते हैं वो इसी राजनीतिक सुरक्षा के आधार पर करते हैं कि आर्थिक सुरक्षा वहाँ पर प्राप्त होती है लेकिन नागरिकों को राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नागरिकों को
आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ ही राजनीतिक सुरक्षा या नागरिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त होती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की तीसरी विशेषता है कि व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य सामाजिक समानता से है। सामाजिक समानता से तात्पर्य यह है कि नागरिकों के मध्य या व्यक्ति के मध्य जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात सभी लोक कल्याणकारी राज्य, हम उस राज्य को कहेंगे जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को एक समान समझा जाता हो और उनके मध्य समानता स्थापित की जाती हो। लोक कल्याणकारी राज्य की चौथी विशेषता है राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि। जहाँ व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत ये माना जाता था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और राज्य के द्वारा कम से कम कार्य किए जाने चाहिए, वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये कहती है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के हित के लिए वो सभी कार्य किए जाने चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं। तो इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा से संबंधित सारे कार्यों को करता है। इसलिए इसके अंतर्गत राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना। लोक कल्याणकारी राज्य न केवल अपने नागरिकों के हितों से संबंधित होता है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के हितों से संबंधित रखता है। इसलिए इसका स्वरूप राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत हमने देखा था कि व्यक्तिवादी विचारधारा राज्य के 3 कार्यों की बात करती है, जिसके अंतर्गत आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इनको राज्य के कार्य माना गया। सामान्य तौर पर राज्य के कार्यक्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अनिवार्य कार्यक्षेत्र और ऐच्छिक कार्यक्षेत्र। अनिवार्य कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बनाए रखना है, लेकिन एक ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत राज्य के द्वारा किए जाने वाले सभी सामाजिक, आर्थिक कार्यों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत सामान्य तौर पर ये माना जाता है कि राज्य के द्वारा केवल आंतरिक और शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, अपितु राज्य के द्वारा वो सभी कार्य किए जाने चाहिए जो कि व्यक्ति के विकास से संबंधित हों। राज्य के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के जो कार्य हैं उनमें से पहला कार्य है आंतरिक शांति बनाए रखना तथा विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। एक राज्य का सबसे प्रमुख जो दायित्व है वो है आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, और इसके अंतर्गत वह व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करता है, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करता है, और जो अपराधी हैं उनको दंड देकर वो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए राज्य के द्वारा पुलिस और सेना रखी जाती है। न केवल राज्य आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है, बल्कि अपने नागरिकों की बाह्य आक्रमण से भी रक्षा करने का कार्य करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का दूसरा कार्य है व्यक्ति के आपसी संबंधों, राज्य में व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था। राज्य के द्वारा व्यक्ति के आपसी संबंधों को नियंत्रित किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, और इन हितों की पूर्ति करने के कारण व्यक्ति के हित आपस में टकराते हैं और इसके कारण उनमें संघर्ष उत्पन्न होते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति के इन संघर्षों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, और इसके लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, और उन कानूनों के द्वारा व्यक्ति के आपसी संबंधों को, व्यक्ति और राज्य के संबंधों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, जिससे कि समाज में संघर्ष की स्थिति नहीं रहे और किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की कोई हानि नहीं पहुंचे। राज्य का
तीसरा कार्य है कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा व्यक्ति के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए कृषि को उद्योग तथा व्यापार का नियमन किया जाता है। इसके लिए राज्य के द्वारा कृषि के लिए राज्य के द्वारा खाद, बीज आदि सुविधाएं कम दामों पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं। नहरों का निर्माण किया जाता है, बीज वितरण के लिए गोदाम खोले जाते हैं और कृषकों को सब्सिडी आदि देकर उनको सहायता की जाती है। उद्योगों की उन्नति के लिए राज्य के द्वारा नियम बनाए जाते हैं। उद्योग लगाने के लिए राज्य के द्वारा धन आदि की सुविधा बैंकों के माध्यम से, ऋण आदि के माध्यम से दी जाती है और व्यापार का नियमन करने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। सड़क मार्ग और उनको सुरक्षित बनाया जाता है जिससे कि व्यापार निर्बाध रूप से किया जा सके। चौथा है राज्य के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी, और इसके अंतर ये लोक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें राज्य के द्वारा सभी व्यक्ति की को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इसकी राज्य के द्वारा व्यवस्था की जाती है। जो गरीब वर्ग है उसके लिए राज्य के द्वारा उसके लिए खाद्यान्न सब्सिडी के आधार पर उसके लिए निवास स्थान आदि दिए जाते हैं और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं उनकी पूर्ति हो सके। जनता के जीवन स्तर का विकास। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा केवल राज्य की बेसिक नीड्स की पूर्ति नहीं की जाती बल्कि ऐसी व्यवस्था की जाती है कि व्यक्ति का जीवन स्तर उच्च हो सके और इसके लिए राज्य के द्वारा व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को उन सभी सुविधाओं को प्रदान करना है जिससे कि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और इसलिए राज्य के द्वारा व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। इसके लिए राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाती है। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज आदि खोले जाते हैं। शिक्षा के अंतर्गत उसको अनिवार्य तथा निःशुल्क किया जाता है और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना भी राज्य का दायित्व है और इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा चिकित्सालय खोले जाते हैं। नागरिकों को दवाइयों आदि का वितरण किया जाता है और उनके इस तरह से उनके स्वास्थ्य संबंधी कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का अगला कार्य है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य और इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा व्यक्ति के आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाती है। उसके संचार साधन, रेडियो, बैंक, सिंचाई के साधन आदि की व्यवस्था संबंधी जो सार्वजनिक कार्य हैं वो राज्य के द्वारा किए जाते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्तियों को बिजली, पानी आदि प्रदान किए जाते हैं और इन सुविधाओं के लिए राज्य के द्वारा नागरिकों से कर भी लिया जा सकता है। राज्य के द्वारा इन सभी सार्वजनिक सुविधाओं के माध्यम से सभी नागरिकों के हित संबंधी कार्य किए जाते हैं। इस तरह से लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी विकसित और बड़ा कार्य है और लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित सभी कार्य करता है और अनेक राज्यों के द्वारा जो ये कार्य किए जाते हैं वो उन राज्यों की आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्भर होते हैं। इसलिए सामान्य तौर पर ये कार्य तो सभी लोक कल्याणकारी राज्यों में किए जाते हैं लेकिन जिन राज्यों में आर्थिक संसाधन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो ज़्यादा विस्तृत पाया जाता है।